ठीक है, हर वो संभव प्रयास हमारा रहेगा जो आप हमसे उम्मीद करते हैं, और जो एक विद्यार्थी को रिसोर्स चाहिए, क्योंकि जब तक रिसोर्स नहीं देंगे तब तक आप कैसे अपना परफॉर्मेंस सही कर पाएंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल मैथमेटिक्स, इसका ऑलरेडी एक पार्ट जो है आपको दिख रहा होगा। कहां पे? तो आपको दिख रहा होगा एक मतलब फोल्डर में, आपने देखा होगा तो वहीं पर एक वीडियो दिख रहा होगा, वहां पर सब कुछ क्लियर किया गया है। लेकिन आज हमारा जो फोकस होगा वो ये फोकस होगा कि कहां से कौन से पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे देखिए, अब लिखा है केमिस्ट्री के बारे में, पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से, देखिएगा, पूरा फोकस रखिए। हम हर वो पॉइंट एक कॉपी पेन लेके रखो, जो जो चैप्टर्स एमसीक्यू वाले हैं जिसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, उनमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं उसको लिखते चलो। ये सारा जो मेहनत है ना, वो आपको आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट ही तो होता है। अगर छोटे छोटे पॉइंट हम उसको लिखते चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो लिखा है यहाँ पे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द मैटर एंड द चेंजेस। देखिए केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बहुत कम चांस है कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने का है। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री कैसा ब्रांच है? साइंस का वो ब्रांच है जहां पर हम लोग जानते हैं मैटर के बारे में, और ये देखते हैं कि वहां पर कैसे चेंजेज हो रहे हैं। जब इसके स्टडी हम करते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, मतलब हम यही तो पढ़ते हैं उसके अंदर। इसके अलावा केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी फील्ड ले लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे हेल्थ में। जितनी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, फूड है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, और जितने इन्वायरमेंट में आप चीजें देखते हैं हर जगह आपको केमिस्ट्री दिखने को मिलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फार्मूला हो गया, वाटर H2O फार्मूला हो गया, है ना, नाइट्रोजन N2 हो गया, अमोनिया NH3 हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को और समझने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मैटर क्या होता है। देखिए मैटर के लिए दो चीज ध्यान रखना है कि मैटर का मतलब वो चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाइज करता हो और जिसके पास अपना मास हो। यानी कि अगर मैं एक मैटर हूं तो अपना मेरा मास है, और मास की वजह से मैं स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हूं, मेरा एक वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम मैं अपना लेता हूं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इतना भी तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अब कहां से क्या अटैक करेगा देख लेते हैं। इट हैज पार्टिकल नेचर, इट मींस दैट देयर इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मैटर which does not contain anything in it. This fact was first pulled forward by Greek philosopher Leucippus and his student Democritus. तो यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो है इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। जो पॉइंट यहाँ पर मैंने अभी बोला है, साइंटिस्ट का नाम है कि ये जो साइंटिस्ट है कौन है, फिलोसफर हो गया लूसिपस, और यहाँ पर हो गया डेमोक्रिटस। देखिए अब ऐसा नहीं है कि यही पूछेगा, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएंगे। हम एक भी मौका उन्हें नहीं देंगे कि वो सवाल पूछे और हमें लगे कि यार हम तो जानते ही नहीं है, ये तो जीके जैसा सवाल था, जनरल नॉलेज जैसा सवाल था। तो हम हर वो पॉइंट को लेने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने तो दिस वाज फर्स्ट ऑफ पुट फॉरवर्ड बाय ग्रीक, ये बताया था कि आप कोई भी मैटर ले लीजिए, जैसे कि क्या लिखा, इट मींस दैट देयर इज वैकेंट स्पेस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मैटर, दो एंड्स ऑफ मैटर के बीच में है, और डज नॉट कंटेन एनीथिंग इन इट। आपने देखा है यहाँ पर जो मैटर्स होते हैं वो किस पे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नॉर्मली किसी चीज को आप डालना चाहेंगे, स्पेस होता है उनके बीच में, बट वैसे डालना चाहेंगे तो नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में कुछ डिजोल्व करना है तो जितना स्पेस है उतना तो स्पेस ले लेगा, और ज्यादा करना है आपको तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अभी हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। खैर आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में आप ABCD पढ़ते हैं जिसमें 26 अल्फाबेट होता है, ठीक वैसे ही जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे 118 एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की मदद से हम जो है पूरे केमिस्ट्री में इनके फार्मूला तैयार करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, और पूरी की पूरी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये लिखा है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। अब इसमें सवाल जैसे पूछ सकता है, जैसे कि मान के चलिए कॉपर हो गया, तो कॉपर आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है। लेकिन जब आप प्योर फॉर्म की बात करते हैं, जैसे कॉपर का कोई भी टुकड़ा उठा लीजिए, उसके अंदर जो एटम मिलेगा तो खाली कॉपर का ही तो एटम मिलेगा आपको। अब बात को समझिए, जब आप कोई गोल्ड लेंगे और गोल्ड का टुकड़ा लेंगे तो उसके अंदर तो खाली गोल्ड के ही तो एटम आपको मिलेंगे, है कि नहीं। So the pure form of matter in which all atoms have same form, color, properties and size। तो इसमें ध्यान रखना है कि कलर हो, प्रॉपर्टीज हो, साइज हो। जैसे आपने गोल्ड लिया, गोल्ड के अंदर बहुत सारे एटम,
और हर एटम का वही कलर, हर एटम का वही साइज, हर एटम की वही प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा जो है यहां पर 118 एलिमेंट की चर्चा की गई है, इसको ध्यान रखिएगा, जो अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन नेम। ये आप याद रखना, ये लैटिन नेम याद रखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, देखो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए मैं आपको यहां बोल रहा हूं, यहां पर सोडियम, ठीक है, अब देखिए ये आपको हैंड टू हैंड याद कर लेना है कि सोडियम का जनरली आप कहेंगे कि सर सोडियम तो SO से स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन ये Na से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम, ये याद रखना चाहिए। यहां से ये MCQ क्वेश्चंस में ऐसे चीजों को पूछ सकते हैं, जैसे सोडियम के बारे में सब जानते हैं, क्या आपको पोटेशियम का पता है, कैलियम होता है, क्या आपको कॉपर का पता है, क्यूप्रम होता है, क्या आपको आयरन का पता है, फेरम होता है, क्या आपको सिल्वर का पता है, अर्जेंटम होता है, गोल्ड का ऑरम होता है, लेड का प्लम्बम होता है, मरकरी का हाइड्रागायरम होता है, और टीन का स्टेनम होता है। तो देखो मेरे पढ़ाने का तरीका भी चेंज हुआ है, मैं पूरे माइंडसेट से यही पर अब पूरा टेंशन है हमारा कि हम ऐसे कोई भी पॉइंट ना छोड़े और हर पॉइंट को लेके चले। तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, चाहे तो कॉपी में इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ करते हैं, यहाँ पे एटम के बारे में है। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि जब आप एटम की बात करते हैं, सॉरी मैटर की बात करते हैं, मैटर बना होता है पार्टिकल से, पार्टिकल जो है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं एटम से। एटम के बारे में सबसे पहले जो बताया था जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने बताया था एटम वर्ड जो है एक वर्ड एटोमियो से आया है, और एटोमियो का जो मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि उनका जॉन डाल्टन का मानना था कि एटम को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनका किनका मानना था, जॉन डाल्टन का ऐसा मानना था, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ, क्योंकि एटम के बाद इलेक्ट्रॉन भी आया, न्यूट्रॉन भी आया और प्रोटॉन भी आया। सो एट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। ये यहाँ पॉइंट वाली बात है, इस पॉइंट को आपको डील करना है यहाँ पे, कि पूछेगा कि क्या एटम इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है। अकेला एटम, ध्यान सुनिएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which cannot exist independently in nature but takes part in a chemical reaction is called atom। यहाँ दो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। पहला पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंटली ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, दूसरा ये कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है वो एटम का होता है, कभी भी मॉलिक्यूल का नहीं होता है। इस बात को आप समझिएगा, कभी भी मॉलिक्यूल का नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए मॉलिक्यूल आ गया, यानी ऐसे बहुत सारे आइटम मिलाकर मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और आप इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, जैसे H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो गया। अब H2O को आप क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और H2O को कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि H2, अब H2 क्या है, जब 1 और 1 2 हाइड्रोजन मिलते तो H2 बनता है। अब इसको हम कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, बट मॉलिक्यूल कह सकते हैं, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में यहाँ पे। तो लिखा है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। तो देखिए सवाल मिक्स करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसमें एक ऑप्शन एटम लिख देगा, उसमें एक ऑप्शन मॉलिक्यूल लिख देगा, है ना, उसमें लिख देगा बोथ, और फिर एक लिखेगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंटली बात आएगा तो अकेले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, एटम कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। ये छोटी छोटी बातों को चाहो तो लिख लो कॉपी में और इन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेना। तो इसमें लिखा है नेचर बट डज नॉट जनरली टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखिए दोनों चीजें हैं, एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है पर मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, है ना। दो बातें यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है जैसे H2 कंटेन्स 2 एटम्स, यहां लिखा है ऐसा यूनिट क्या होता है। देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया कि देखो जी आप अपने देश में जो भी यूनिट मानते होगे, हम अपने देश में जो भी यूनिट मानते हैं, इससे हमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइए मिलकर हम एक सिस्टम बनाते हैं
एक ऐसा सिस्टम हम देते हैं जिसमें कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंपाउंड का नेम जब बोलेंगे तो आप भी समझ जाओगे और हम भी समझ जाएंगे कि हम एक्चुअली में किस कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पर बनाया गया एसआई यूनिट। एसआई का मतलब होता है यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और ये 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ये जनरली आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लेना, कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे ये 7 यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसी है, देखिए पूरे के पूरे साइंस में ना इन्हीं बेस, जो बेस यूनिट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं से सारा निकाल के निचोड़ करके बनाया गया। कैसे, देखिए अगर आप लेंथ की बात करते हैं, मोटे मोटे इजी जी आसान है, इसको मीटर एम से डिनोट करते हैं। अगर आप मास की बात करते हैं तो किलोग्राम केजी हो गया। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो सेकंड, कई लोग SEC लिखते हैं सेकंड को, बट एक्चुअली में केवल स्मॉल एस होता है, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को लिखने का। टेम्परेचर की बात करते हैं केल्विन होता है, कई लोग सोचते हैं कि डिग्री सेल्सियस भी यूनिट होता है, यस डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सारे के सारे टेम्परेचर के ही यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट कोई एक ही होगा और वो होता है केल्विन। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, जिसको हम लोग MOL से डिनोट करते हैं, कई लोग MOLE लिख देते हैं बट एक्चुअली MOL होता है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये अपना एम्पियर हो गया जिसको ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यदि हम बात करते हैं तो ये अपना कैंडेला होता है, इसको CD से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपसे कहां पर पूछेगा, मैं आपको बताता हूं इसमें MCQ कहां से पूछेगा, आपको कभी भी ये सब नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब पागल है वो पूछेगा। टेम्परेचर का पूछ सकता है बट चांसेस कम है ना। आपको ना ये 7वां जरूर पूछेगा कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम होता है और विद्यार्थी के माइंड से निकल जाता है। हालांकि पूछने को तो इलेक्ट्रिक करंट भी पूछ सकता है बट वो पूछेगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही फेमस है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। बट ये VBI इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर पूछेगा ये, अगर पूछना होगा यहाँ से तो, कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब यूनिट क्या होता है। अब वहां पर आपको ऑप्शंस दिख जाएगा, अब वहां पर आपको ऑप्शंस दिखेगा, तो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ प्रीफिक्स हैं जिसका यूज हो सकता है, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रीफिक्सेस में हम इसका यूज करते हैं एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और दूसरा जो इसका यूज है कि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी आपको दे देगा। और कौन कौन कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक रफ आइडिया दे दूंगा कि ये जरूर ध्यान रखना, ये आपसे जरूर पूछ सकता है। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ टेरा, टेरा को T से डिनोट करते हैं, जहां भी लिखेगा टेरा तो उस जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसमें 10 से पावर 12 से मल्टीप्लाई करना। 10 टू द पावर, मैंने बोला मैंने बोला 5 टेरा है ना, बोलेगा सर 13 है या टेरा है ये टेरा T से डिनोट हो गया। तो जैसे कैसे हम बोलते हैं कि 5 kg ग्राम में बदलो, तो क्या बोलते हैं 5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही जो है यहाँ पर टेरा बोलेगा तो 10 की पावर 12 हो गया यहाँ पे। अब वैसे ही अलग अलग यूनिट है यहाँ पे, है ना, जिसमें देखिए G है 10 की पावर 9, मेगा की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों हाईलाइट है, VBI है, यहाँ जरूर पूछ सकता है क्योंकि इसका यूज कम है। मेगा नहीं पूछेगा, किलो नहीं पूछेगा, हेक्टा का भी चांस कम है, 10 की पावर 2 होता है, पर फिर भी ठीक है, एवरेज हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी वगैरह, मिली भी नहीं पूछेगा, माइक्रो भी नहीं पूछेगा। और ये बच गया नैनो और पीको, है ना, ये ऊपर के दो और नीचे के दो, बाकी बीच का। तो इनका आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखिए नैनो हो गया, न से नैनो, न से 9, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका इस्तेमाल भी ज्यादा है, पीको, पीको का होता है 10 की पावर -12 होता है, ठीक है, ये अपना जाता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना, इस बार तैयारी अच्छी करवाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि सारे MCQ आप सही सही करके आए। किलो इज द प्रीफिक्स, ये समझाने के लिए दिया है कि कैसे जो है हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का निकालते हैं, सिंपल सी बात है, आप देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है कितने, और उसमें देखो मास ऑफ ऑल आइडेंटिकल आइटम कितने, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि मास एंड नंबर का है, नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास जो आपको अगर पता चल जाए, यहाँ पे लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिखा है यहाँ पर, मान के चलिए 10 kg है, 10 kg है, टोटल राशन खरीद के लाए वो 10 kg है, तो भाई उसमें 10 kg है, तो अगर हम 10 सामान खरीद के लाए हैं
तो हमें पता है ना एक सामान का कितना होगा, तो अगर 10 सामान है 10 से डिवाइड करेंगे मतलब एक सामान 1 केजी का है, तो आपने 10 केजी में नंबर 10 से डिवाइड किया। हम कहेंगे नहीं 10 केजी तो है लेकिन 5 ही आइटम है, तो ऊपर 10 केजी लिखोगे मास और नीचे आप 5 से डिवाइड करोगे तो पता चला कि एक का जो है वो 2 केजी है, तभी तो 10 पहुंचेगा, तो वही लिखा है यहाँ पर। मोल की बात करते हैं, देखिए मोल के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर डिटेल उतना नहीं बता पाऊंगा मैं। मोल वाला मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, मेरा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जाइएगा यूट्यूब पे, और अब तो मैं अपने कोर्स में भी दे रहा हूं, जो कोर्स मेरा डिजाइन हो रहा है अभी पब्लिक अभी कल हो जाएगा, कल 2 दिन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा वेरी बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट हमने दिया है, उन तीनों पार्ट में से किसी एक पार्ट में आपको मोल का जिक्र मिलेगा। आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको मोल के बारे में डिटेल मैंने वहां समझाया और बताया है, तो आप मोल को पढ़ सकते हैं। मोल कोई ऐसा चीज नहीं है कि बहुत ही हार्ड होता है। मोल एक आप कह सकते हैं कि जैसे हम कैसे सब्जी लेने जाते हैं तो कई सब्जियां ऐसे होती है जो हमें नंबर से मिलता है, मतलब जैसे केला हो गया, फल लेते हैं ना, फल में देख लीजिए 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसे चलता है जो नंबर से चलता है। और बहुत सारे हम लोग सेब वगैरह खरीदते हैं, अंगूर खरीदते हैं, वो वजन से खरीदते हैं। तो हम आप आम लाइफ में भी जो है मैटर जब खरीदते हैं तो या तो हम मास से बात करते हैं या तो हम नंबर से बात करते हैं, और इन्हीं दोनों को सेट करके जो है आप मोल निकाल सकते हैं। मोल को आप नंबर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल को आप मास से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सारी चीजें हमने वहां पर बताई है, उसको आप देखिएगा उसको, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पर है यहाँ पर। तो मोल में जो चीजें हैं वो डायरेक्टली निकालने का ही आएगा मोल में। और यहाँ देख लेता हूँ एमसीक्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे, a mole is the amount of substance that contains many elementary identities like atoms, molecules, ions, as there are atoms in exactly 0.012 kg और 12 ग्राम ऑफ C12। देखिए इसमें क्या होता है, पूछेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा आइटम है जहां से मोल का फॉर्मूला या बाकी चीजें डिराइव करके हमने निकाला है। तो ये केवल याद रखना कि C12 कार्बन का C12 हम लेते हैं और उससे हम निकालते हैं, जिसमें अगर आप डिवाइड करोगे 12 ग्राम केजी में 1000 से, तो 12/1000 तो वही 0.012 आएगा। The term mole has been derived from the Latin word moles which means pile or heap। ठीक, mole is a number of unit, one mole always contains the same number of entities। ये सब उसमें बताया, देखिएगा इसमें एवोगाड्रो नंबर बस याद रखना, वो सब बताया हुआ है, 6.022 × 10⁻23 होता है, ये आप पर मोल होता है इसका, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ यहाँ दिया है एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि एलिमेंट सच एज सोडियम Na, पोटासियम Cu विच एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। तो ये एटम के रूप में होता है, जैसे सोडियम आप लिखेंगे ना तो Na केवल लिखते हैं, कॉपर लिखेंगे खाली Cu लिखते हैं, पोटासियम लिखेंगे खाली K लिखते हैं, यानी ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे और जनरली गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन बोलूंगा तो आप H2 लिखोगे, क्योंकि H कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं होता है, N कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं हो सकता, नहीं पाया जा सकता है, वैसे ही O कभी भी अकेला नहीं पाया जा सकता। तो ये जो आप लिखते हो ना HNO, ये एटम है, लेकिन जब इनके अस्तित्व की बात आएगी किस फॉर्म में ये प्रकृति में पाए जाते हैं, तो H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप केमिकल रिएक्शन में इनके सिंबल लिखोगे तो आप H की जगह H2 लिखोगे अकेले का, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। उसी तरीके से आयंस लाइक, देखिए कुछ आयंस हो गया Na+, Cu2+, Al3+, Cl- O2-, ये आयन के रूप में हो गया। और कुछ जैसे NaCl, K2SO4 ये कंपाउंड है, ये फॉर्मूला यूनिट हो गया आपका, है ना, ये फॉर्मूला यूनिट में आपका जाएगा। और आगे देख लिया जाए, इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्री एंटिटीज, नंबर ऑफ मोल्स एंड अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हमने उसमें बता रखी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हमें डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, जैसे कि H2O, इसको वाटर कहते हैं, NH3। जैसे वाटर में क्या हो गया, क्या सिखा रहा है आपको, कह रहा है कि अगर आप वाटर बोलते हो तो इसमें 2 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का, ये तो आप पहले से भी जानते हो। उसी तरीके से अगर आप NH3 बोलते हो तो इसमें आप क्या बोल रहा है, ये कि 1 एटम आपका नाइट्रोजन का है और बाकी के 3 वो हाइड्रोजन के हैं। सिंपल सी बात है, यही तो बोल रहा है आपको।
वैसे ये सब का बोल रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। मोल, मास और नंबर में क्या रिलेशन है वो भी आप मोल पूरा पढ़ोगे तो आपको ये सब डाटा पॉइंट नंबर 18 तक सब क्लियर हो जाएगा आपका। अब मैं सीधे आपको 19 पॉइंट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। हालांकि ये मैंने जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया है तो उसमें पूरा का पूरा आपको याद करवा दिया है और मैंने बताया है कि कैसे 1 से 20 तक आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ जहां तहां से दे दिया है, जैसे हाइड्रोजन H 1 ग्राम, कार्बन C 12 ग्राम, नाइट्रोजन 14, 16, ऐसे डायरेक्टली है, वो आप डायरेक्ट देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारा यहाँ तक दे रखा है, यहाँ सिल्वर तक का दे रखा है, मेन है यहाँ पर 20 तक मैं बोलता हूँ याद करने के लिए। बाकी आयरन का 56 है, कैल्शियम का 40 तो हो ही गया, कॉपर का 63.5 और सिल्वर का 108 होता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं। मोलर वॉल्यूम समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। मोलर वॉल्यूम बेसिकली आपसे क्या कहता है, क्या लिख रहे हो, कहां से देखना है और कहां से पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको दिख जाएगा केमिस्ट्री के 3 बेसिक पार्ट्स, ठीक है ना। केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट में वेरी बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको आप देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, सभी को देखना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा कोर्स डिजाइन हो रहा है, फिर वहां भी मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब जिंदाबाद है, वहां जाइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोलर वॉल्यूम को हम बेसिकली समझते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ मोलर वॉल्यूम के बीच में। पहले तो आपको वॉल्यूम वर्ड का मतलब समझाता हूँ कि वॉल्यूम मतलब होता क्या है। ये कमरा जहां आप हैं, है ना, आपका कमरा होता है, क्लास अब है हमारा, ठीक है, जो भी आप ले लीजिए, तो उसके अंदर कितना स्पेस है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, कितना जगह है, उसको वॉल्यूम, आपको समझ में आ गया। अब जैसे ये गैसेस के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई भी गैस है तो उसको हम लोग लीटर में बोलते हैं, है ना। तो एक कंडीशन आता है एसटीपी का कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं। सर व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो हमारा एक मानक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर लिया जाए तो वो सिचुएशन एसटीपी कहलाता है। और उस एसटीपी पे जब हम किसी भी गैसेस की बात करते हैं और वो अगर लीटर में है तो वहां पर हम मोल में डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? मान के चलिए कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है या एक सेटअप है, ठीक है, जीत गया इंडिया, वाह वाह बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या है, बहुत बढ़िया। अब तो और दुगने एक्साइटमेंट हमें पढ़ाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, फिर तो देश का सवाल है। खैर, तो मैं बता रहा था कि आपका ये जो वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन है, हमने बोला ऑक्सीजन है, हमने बोला नाइट्रोजन है, हमने कुछ इस तरह से हमने कुछ गैसेस की बात कही आपको। तो उसमें क्या है कि अगर हमारा जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो 22 पॉइंट देखिए लिखा है, अगर 22.7 लीटर है तो उसको हम लोग जो है 1 मोल कंसिडर आराम से कर सकते हैं। लिखा हुआ है मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एसटीपी। एसटीपी का कंडीशन कितना था कि टेम्परेचर आपको लेना है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लेना है टेम्परेचर? आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली है, किसी भी मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड कर देंगे। कितना? 273 ऐड कर देंगे। तो भाई 0 में अगर 273 ऐड करेंगे तो 273 ही तो होगा अपना। तो 273 केल्विन आपने टेम्परेचर ले लिया और आपने प्रेशर जो ले लिया वो कितना ले लिया? 1 बार ले लिया। अब ये प्रेशर के बारे में बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे कि 760 mm ऑफ Hg का मतलब होता क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। एक दिन में हम इतना बताएंगे ओवरलोड हो जाएगा। तो बाकी इतना ही, ये डाटा खाली समझिए यहाँ पर कि अगर कोई गैसेस एसटीपी पर कितना है 22.7, है ना। एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में अगर कोई गैस 22.7 लीटर है, ध्यान सुनना, और उस बर्तन के अंदर का टेम्परेचर अगर 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार है,
तो हम सीधा कहेंगे वो 1 मोल है। कैसे ये काम आता है, सवाल इसमें कैसे पूछेगा, जैसे ऐसे पूछ देगा, बोलेगा कि ऑक्सीजन गैस है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या बोलेगा, ध्यान सुनना, एमसीक्यू में पूछेगा ऐसे करके, बोलेगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एचटीपी, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। अब आप कहेंगे यार क्या आउटपुटांग सवाल पूछ दिया है, कह रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एचटीपी और पूछ रहा है वॉल्यूम, और वहां ऑप्शन दे देगा 22.7 लीटर, है ना, 22 का डबल कर दीजिए 45 पॉइंट समथिंग लीटर, ऐसे करके 56 लीटर, ऐसे कुछ दे देगा। तो अब आप कहोगे यार इनमें से कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल याद रखो ना कि एचटीपी पर जब किसी गैस के 1 मोल की बात होगी तो 1 मोल कितना 22.7 यानी 22.7 लीटर के बराबर होगा। तो 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 पॉइंट समथिंग लीटर मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर एमसीक्यू सवाल यहाँ से ये पूछ सकता है। ठीक है, अब थ्योरी लिखने का टाइम चला गया, अब सीधा आपको पूछेगा एचटीपी का क्या कंडीशन है जी, तो एचटीपी का कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको बोल दीजिए 273 केल्विन। ये सब लिखते चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपका नोट्स है। देखिए मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास में फर्क होता है, कैसे फर्क होता है समझते हैं इसको। जैसे आपने लिखा एलिमेंट, जैसे कई बार सेम भी होता है कई बार अलग भी होता है, जनरली सेम होता है। जैसे हमने लिखा O2, अब O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, ये हो गया। अगर मोलर मास में आएंगे तब भी 32 ग्राम ही हमें मिलेगा। तो ये जो डाटा भी दिख रहा है ये तो सब सेम सेम ही मिलेगा, वो आगे जाके चेंज हो जाता है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अभी एक इंपिरिकल फार्मूला भी आएगा। देखिए जब आप एक मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर बताता है। पूछेगा व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये बड़ा डिफरेंस है, इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है और हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, जैसे हमने बोला H2O, तो H2O क्या वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है? यस, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि वो ओरिजिनल फार्मूला है जिसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, जैसे मैंने आपको और भी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ ग्लूकोज का फार्मूला लेते हैं, ग्लूकोज का होता है 6-12-6 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो क्या इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे? यस, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, तो अगर ये अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है अभी वो भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। बट एक बात पक्का है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली बताता है कि इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और इसकी संख्या इतनी है, जैसे कि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, बस ये आपको दिखाता है, सिंपल सी बात है। अब आ गया नीचे इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। अच्छा, कैसे सिंपलेस्ट रेशियो बताता है? ग्लूकोज का क्या फार्मूला मैंने बताया, C6H12O6, यही फार्मूला बताया मैंने? हाँ जी सर, यही फार्मूला बताया आपने। अच्छा, कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फार्मूला, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए C6H12O6 ये लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब क्या करें, अब क्या करोगे, इनका रेशियो निकालोगे, निकालो 6:12:6, इसका रेशियो होगा, कटेगा ये 6 बन जा 6, 6 × 12, 6 बन जा 6, ये आ जाएगा 1:2:1, ये आ गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये है अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा C, क्योंकि एक है H2 और ये हो गया O, यानी CH2O। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या मैं बोल रहा हूं, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज, सो C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, और भी चीजें लिखा है कुछ यहाँ पर? नहीं, ठीक है। ऑल आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, KCl, NaNO3, ये सब do not exist in molecular form, so they have their empirical formula। ये ऑलरेडी empirical formula में ही है, जैसे NaCl, KCl,
NN होते, सब इंपेरिकल फॉर्मूला में आते हैं। अब इनका रेशियो आप निकाल ही नहीं सकते हो। क्या निकालोगे इनका रेशियो NaCl KCl का? कुछ है ही नहीं, अकेले अकेले है। यहाँ ये कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए और साथ साथ में आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। क्या होता है? H2O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन जब आप इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो 2 और 2 का रेशियो हटा देंगे तो HO केवल बचेगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CO2, लेकिन इसमें रेशियो क्या निकाले? कुछ कटने का तो है नहीं यहाँ पर, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी CO2 होगा। अब इसमें MCQ सवाल कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। मैं भी अपने तरीके से सैंपल पेपर तैयार करूंगा और सारे चैप्टर में खुद बैठ के क्वेश्चन सेट करूंगा। अभी थोड़ा टाइम दीजिए, अभी लंबा टाइम है, सिलेबस भी करवाना है, सब कुछ कराना है। तो मैंने कहा है कि जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है अच्छे से करवाऊंगा, मतलब अच्छे से करवाऊंगा। और मैं बता रहा हूं, इतना डेडिकेशन, इतना दिमाग खपत कोई क्यों करेगा? उन लोगों को तो फ्रॉड करके, बाकी चीजें करके पैसे आ ही जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं और मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जो मतलब मुझे इतनी हैरानी होती है। सर NIS में 25,000 मांग रहा है, सर वहां 15,000 रुपये मांग रहा है, सर वहां 20,000 मांग रहा है। बोले दे कैसे देते हो तुम लोग? सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, नॉर्मल है। आप चले जाइए तो बोलता है 25,000 लगेगा आपका हो जाएगा, 20,000 लगेगा आपका हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्यों इतना सरदर्दी लेके काम करेंगे? बात समझिए। यहाँ पे मैंने बनारस से लेकर कई जगह पता किया है, एकदम नॉर्मल है। पटना तक पता किया, बोलता है 50,000 दे दो खाली फॉर्म भरने का और सारा काम करने का, और थोड़ा बहुत क्लास नोट्स वही पता नहीं क्या कर देता है, आपको CBSE वाले क्लास में बैठा देता है। 50,000 दे दो, हम आपका तैयारी वारी करवा देंगे। बताना जरा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, जैसे H2O2 की बात करते हैं तो H2O2 का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, अमोनिया NH3 वही रहेगा, फास्फोरस P4, इसका P जाएगा। ये याद रखना, यहां से ये अटैक कर सकता है इसका। देखो यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। P4 का P, एसिड का एस, है ना, इस तरीके से है। ये याद रखिएगा, इसका ये जाएगा आपका क्या? इसका जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। वैसे ही सबका निकाल सकते हैं जिसका जिसका भी है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द एलिमेंट एंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकालते हैं। इसका एक हम तरीका बताते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड और मोलिकुलर मास। इसका एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं कि कैसे इसमें जो है एग्जांपल यहाँ सेट होता है, कैसे इसमें जाता है। सर NIH में डिवीजन कितने पैसे में होता है? एग्जैक्ट नंबर कितना पैसा में होगा? 10th क्लास का होगा तो 1700-1800 रुपये, यानी 2000 के आसपास। और अगर 12th क्लास का होगा, 5 सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, फ्रेशर का 5 सब्जेक्ट का होगा तो 2100-2200 या 2500 रुपये तक, इतना ही जाएगा। और कितना जाएगा? ऑन डिमांड है 3 सब्जेक्ट तो अप्रोक्स 5000, 2 सब्जेक्ट तो 3 से 4000 रुपये, 1 सब्जेक्ट तो 1.5 से 2000 रुपये। यही सिस्टम है, और इससे ज्यादा क्या जाएगा? ये सब तो हम एडमिशन कितने बच्चों का, इतने बच्चों का हम करवाते रहते हैं। बच्चे बोलते सर आपने हमारा पैसा बचा दिया। देखिए कैसे इसका होता है, इसको समझते हैं जरा। हाँ मैं वो खोल लेता हूँ, ये वाला। बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बढ़िया सा बैकग्राउंड ले लिया जाए, है ना, पढ़ने में मजा आएगा। चलिए ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, येलो येलो सा, इस पे करते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कैसे जो है आप इसको समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहां लिया H2O, क्या ले लिया? H2O का एग्जांपल लिया। तो अगर आप H2O की बात करते हो तो ये सिस्टम सही करना पड़ेगा। When we talk about, let me suppose H2O in water का H2O। अब H2O में पूरा जो आप देखोगे तो
हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन। यही है ना, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यही जाता है। ये कितना ग्राम, तो ये है 2 ग्राम। और ये कितना ग्राम, ये है 16 ग्राम। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछ दूं डेट कितना परसेंट जो है, कितना परसेंटेज हाइड्रोजन का है और कितना परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन का है, अगर मैं पूछूं तो आप कैसे जवाब दोगे? तो इसके लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि H2O का मॉलिक्यूलर मास होता कितना है। तो देखिए 2 ग्राम और 16 ग्राम अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम, यानी हो गया 18 ग्राम। ये टोटल आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया ना, है ना, मॉलिक्यूलर मास हो गया जो आपके पास है अपना। फॉर्मूला क्या कहता है, कैसे इसको हम स्टेबल करें, कैसे इसको लिखें हम अपना? देखिए कहता है कि जैसे अगर मान के चलिए हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो आप ऊपर में ना हाइड्रोजन का मास लिखो। हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, तो यहां लिख दो 2 ग्राम। ठीक है, अब देखो सारा एमसीक्यू है, अब रिटर्न वाला बात तो है नहीं, तो क्या आप लिखोगे, नंबर कटेगा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो इनमें जितना भी हाइड्रोजन है उसका मास लिख दो और नीचे टोटल का लिख दो, और टोटल नीचे हो गया 18 ग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100% कर दो, यहाँ परसेंटेज में डाल दो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 और 9, ये आ गया 100/9। इसको आप डिवाइड कर लेना, उतना परसेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम, है ना, ये कितना 18 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो यहाँ पे, तो परसेंटेज में हो जाएगा कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कट कर दो यहाँ पर, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 800/9। इसको परसेंटेज में डाल देना, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बनाओगे, बनेगा इसका। ठीक है, सो कहने का मतलब वही है यहाँ पे कि ऐसे करके आप चीजों को सेट करोगे या आप निकालोगे। बाकी पॉइंट्स जो आगे के हैं वो वाले पॉइंट्स मैंने जो वीडियो अभी अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आगे की चीजें बताई है कि उसमें क्या जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है। अगले क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, और उस वीडियो में हम एक बार चेक कर लेंगे कि वाकई में लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बताया है या नहीं बताया है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बताया होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आएंगे, या हम सीधा चैप्टर 2 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मैं डेमो क्लासेस दे रहा हूं, अब इस कोर्स में आना ना आना वो तो आपके ऊपर है, लेकिन जब फ्री में कुछ क्लासेस दी जा रही है तो मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को इस चीज का लाभ लेना चाहिए, ताकि आपको इतना अंडरस्टैंड डेवलप तो हो कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लेवल क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, और जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम किस वे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ने का तरीका कुछ और था, अब पढ़ने का तरीका कुछ और है, चेंजेज हो जाता है ना चीजों को देखते हैं तो। ठीक है,